आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लेकिन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। इंडिफरेंस कर्व देखो इसमें फ़र्क क्या है, कल मैं इसलिए नहीं पढ़ाया था तो या मैं इसको भी पढ़ा लूँ फिर आपको समझाऊँ। कार्डिनल और ऑर्डिनल दो यूटिलिटी एनालिसिस होते हैं, कार्डिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। कार्डिनल स्केल वो मेजरमेंट, दोनों ही मेजरिंग टूल्स हैं, लेकिन एक वो मेजरिंग टूल है जिसमें हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ स्केल और नंबर्स न्यूमेरिक्स को यूज़ करते हैं नापने के लिए। जैसे अभी आपने देखा मार्जिन यूटिलिटी को हम फिगर्स में देख रहे थे ना कि मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रही है, 10 से 8 6 4 3 फॉल हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी से मार्जिन यूटिलिटी माइनस कर करके निकाल रहे थे हम। तो नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर द यूटिलिटी। तो कार्डिनल स्केल है जो, और वो क्लासिक है, पहले वालों ने जब बनाया था वो कार्डिनल स्केल बनाया था, लेकिन जो बाद में डेवलप हुआ थोड़ा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने वो बनाया ऑर्डिनल स्केल, ORDINAL ऑर्डिनल स्केल। तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल में डिफरेंस यही है कि कार्डिनल स्केल में द सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड यूजिंग नंबर्स, इट कैन बी मेजर्ड, ठीक। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में जो अब हम करने जा रहे हैं, इसमें कैटेगराइज किया जाता है सेटिस्फैक्शन को, लोअर, मिडल, अपर या गुड, बेटर, बेस्ट, उसको श्रेणियों में बांटा जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स। ये डिफरेंस है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे IC, इंडिफरेंस कर्व। पढ़ रहे हैं हम फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे बताओ, अगर क्या हर एक इंसान की इनकम तो सीमित ही होती है ना, उसको सीमित इनकम में, मतलब इनकम इज गिवन कि भी मान लो 100 रुपया इनकम है, और कंज्यूमर को दो चीज़ें खरीदनी है, X और Y, मतलब एक आम हो गए एक सेब हो गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो आम भी ज़्यादा खरीद सकता है, सेब भी ज़्यादा खरीद सकता है। मेरा कहने का मतलब कर्व ऐसा तो नहीं ना हो सकता, ऐसा वाला ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंगो भी ज़्यादा ले रहा है, एप्पल भी ज़्यादा खरीद रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक फैक्टर फिक्स्ड आ गया, इनकम कांस्टेंट है, गिवन है। तो जब इनकम इज गिवन, इनकम इज से गिवन 100 रुपये और X और Y का प्राइस भी गिवन है। मान लो आम का रेट है 5 रुपये और सेब का रेट है 20 रुपये, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर क्या ऐसी तो होती है सबकी, इनकम थोड़ी ना बढ़ती जाती है, रोज आपकी बढ़ती जाती है इनकम। इनकम इज अ गिवन फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर है। तो वैसा वाला कर्व तो नहीं हो सकता कि आप 100 रुपये में पहले 2 किलो आम और 2 किलो सेब ले रहे थे, अब और ज़्यादा ले रहे हो, अब 4 किलो सेब, 4 किलो आम, फिर 8 किलो, वो फिर 10 किलो, थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसको नेगेटिव ही स्लोप होना पड़ेगा कर्व को, मतलब एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना है। वही इंडिफरेंस कर्व है, मैं बताता हूँ। ऐसा होता है इंडिफरेंस कर्व, ऐसा नेगेटिव स्लोप होता है और अंदर को कर्वेचर सा होता है, मतलब कन्वेक्स शेप, जो इसका घुमावदार है ना, ये ओरिजिन की तरफ आता है, कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, इस तरह। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही ना मतलब है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है इस पे। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये है, एक B है, C है, D है, और जिनका यही मतलब है इतने आम और इतने सेब ले लो, सेब ज़्यादा करने तो आम घटाने पड़ेंगे, आम घटाने पड़ेंगे सेब बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा सेब चाहिए और आम घटाने पड़ेंगे, और ज़्यादा चाहिए तो और घटाने पड़ेंगे। और इसका उल्टा भी हो सकता था कि आम बढ़ाने हैं तो सेब घटा लो। तो नेगेटिव स्लोप का ये मतलब है।
ठीक है, आप समझो, मैं पहले समझा रहा हूँ फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि वो डेफिनेशन याद थोड़ी करनी होती है हर चीज़ें। टॉपिक का नाम है इनडिफरेंस कर्व, डिफरेंट कर्व नहीं। अच्छा चलो उस पर हम बाद में आएंगे। व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व? इनडिफरेंस कर्व, जब टॉपिक का नाम ही कर्व है, जैसे पीपीसी भी कर्व ही था ना, तो उसको लिखते थे इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, है ना। अब ये परचेज वाला है, खरीदारी, कंज्यूमर की इनकम गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भी गिवन है, इस पर हम बाद में आएंगे, टाइम लगेगा इस पर। और दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन बाय, जो वो खरीद सकता है अपनी इस इनकम में। तो ये जो कर्व बन रहा है इसी को कह रहे हैं ना इनडिफरेंस कर्व। तो क्या बन गई डेफिनेशन का? डेफिनेशन, इनडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing various combinations of buying two goods at a given income या using the given income। तो अगर आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली होगी आपकी। अगर समझ नहीं आया है तो फिर देख लो एक बार। टॉपिक का नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एनालिसिस क्योंकि इसमें हम एनालाइज करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ही निकालेंगे, ठीक है, इसलिए एनालिसिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कंज्यूमर साइड है, जिसमें कि कंज्यूमर की इनकम गिवन है। हमारा यूनिट का नाम ही क्या है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोलना है। हमारा यूनिट हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो डिमांड हम कर चुके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर चुके। अब हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उसका इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने एक किया वो यूटिलिटी एनालिसिस पे, और वो यूटिलिटी एनालिसिस में आधार क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो है ना, वो वाला अलग था, सिंगल कमोडिटी टू कमोडिटी वाला। ये इनडिफरेंस कर्व है, जिसमें कि अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये टू कमोडिटीज को ही एड्रेस करता है ये, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम गिवन है और प्राइस एक्स और वाई गिवन है, तो कंज्यूमर को अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जो खरीद सकता है वो, उसको हम जब एक रेखा चित्र या एक वक्र द्वारा दिखाएं तो दैट इज इनडिफरेंस कर्व। अब इसको इंग्लिश में बोल लो। इनडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, of buying two goods. I'm sorry, indifference curve is a graphical presentation of showing various combinations of buying two goods using the given resource or given income of by the consumer. That is known as indifference curve. अब इसमें एक important बात ये भी है, ये टॉपिक का नाम indifference curve है, difference curve नहीं है। मतलब इसमें difference नहीं है, तो ये indifferent है, जिसका ये मतलब है कि each combination on this curve gives the same level of satisfaction। ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन ए में उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, कॉम्बिनेशन बी में उसको कम सेटिस्फैक्शन मिली। वो अगर मैंगो बढ़ा रहा है तो तभी सेब घटा रहा है ना, या सेब बढ़ा रहा है तो ही मैंगो घटा रहा है ना। तो ईच कॉम्बिनेशन ऑन अ गिवन इनडिफरेंस कर्व, any combination or each combination on a given indifference curve gives the same level of satisfaction। ये this is very important। ये आपको देखो बेटा, अभी आप सेकंड ईयर है, पेपर भी चेंज हो गया 11th-12th का, फॉर्मेट भी चेंज हो गया बोर्ड एग्जाम का। अब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव 5 के आते थे, अभी 10 एक सेक्शन ए में होते हैं, 10 सेक्शन बी में होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बेटा फिर प्रॉब्लम फंसती है आदमी को। जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो तो अटेम्प्ट हो जाता है, वो हो जाता है, आदमी उसमें कुछ ना कुछ ऐड माइनस करके एक्सप्लेन वगैरह करते करते उसको लपेट लेता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट होते हैं अगर आपको क्लैरिटी से पता होगा। इफ यू आर नॉट श्योर, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट MCQs, या आप गलत कर बैठोगे। दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट करोगे गलत कर बैठोगे। वो तो खैर हमेशा ही ऑप्शन है ही है, इसलिए इसको समझ लो। हम पढ़ रहे हैं इनडिफरेंस कर्व, जो कि टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। और ये अभी हम पहले ही इस पे हैं डेफिनेशन पे, तो मैं आपको डेफिनेशन ही या मीनिंग ही इसका बता रहा हूँ। दैट इनडिफरेंस कर्व
is a graphical presentation showing various combinations of buying two goods using given income. That becomes, ठहरो हम एक मिनट बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है किसी ने। ये लिखा, indifference curve is the locus means occur of points representing such bundles of two goods among which consumer is indifferent, मतलब कंज्यूमर एक समान है। फिर उसने एक लिखी है द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल, मतलब उसी बिहेवियर को जब हम एक शेड्यूल में दिखा दें टेबल फॉर्म में, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल गिव्स इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि रुको इसी का बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन एक्स वाई, कॉम्बिनेशन एक्स वाई, कॉम्बिनेशन हमने दिए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको बढ़ा लेते हैं 1 2 3 4, इसको कर लेते हैं 8 5 3। जैसे ये लुक, इन्हीं कॉम्बिनेशन को देखो, ए कॉम्बिनेशन पे x1 और y ज़्यादा, ये ज़्यादा 15 और ये सिर्फ 1। वैसे हम इसके मैंगो बढ़ा रहे हैं तो एप्पल्स घटा, या इसको एप्पल ले लो, इसको मैंगो लो, किसी को कुछ भी मान लो, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा ना क्योंकि इनकम गिवन है। तो इसको कह दिया इंडिफरेंस शेड्यूल और ये आ गया इंडिफरेंस कर्व। लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछेगा तो वो स्पेशली पूछेगा ना, डिफाइन बोलेगा या ड्रॉ बोलेगा या शो बोलेगा। शो मीन्स तो आपको ड्रॉ करके दिखाना है ना, फिर शो है। अगर एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो आपको उसको एलॉबरेट करना है, उसको लिखना है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर। बेटा ये बड़ा एक कॉमन सेंस की बात है। आप हालांकि 10 क्लासें पास कर चुके हो, नाउ यू आर इन 11th क्लास, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है ना, आप क्या बड़ी दुनिया करती है, वो यही है कि अगर ये पूछा गया है कि ताजमहल किस पत्थर से बना है या वो पत्थर कहाँ से लाया गया था, किस पत्थर से बना है और कहाँ से लाया गया था, और आपने ये बड़ा आंसर लिख दिया, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, उसकी इतनी भी बेगम थी, उसको ये बीमारी हुई थी, उसके ये बेटे थे, फिर ये यमुना के किनारे है, फिर आपने सब कुछ लिख दिया और आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा आंसर लिख के आया हूँ, और अपने मन में ये सोच लोगे कुछ तो कवर हो ही जाएगा। अरे वो जो क्वेश्चन में पूछा था वो तो आपने आंसर ही नहीं किया कि सफ़ेद से मार्बल से संगमरमर से बनाया और मकराना से लाया था, ये 2 वर्ड आंसर थे उसके। तो इसलिए बेटा पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, समझदारी से और स्मार्टली करनी है। पढ़ाई ज़्यादा पढ़ने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता, या स्मार्ट नहीं पढ़ा ज़िंदगी में तरक्की कर ले, ऐसा नहीं होता। हमने पिछले 25 ईयर्स में बड़े केसेस देख लिए हैं। बेटा पढ़ाई को स्मार्टली करो, और समझ आने के लिए यूँ आती है समझ, उसको बार बार नहीं पढ़ता, वो दैट इज मगिंग अप, आप भर रहे हो उसको दिमाग में, तो इट इज़ नॉट गुड। पहले तो आप मुझे ये दिखाओ, सभी अपने आप को पिन करके दिखाओ, यूनिफॉर्म किस किसने डाली है। चलो अपने अपने को स्क्रीन पे पिन करो, एक एक बारी बारी बोलो बोलो। अब ये गायब किस लिए हो रहे, फटाफट आ जाओ। यूनिफॉर्म किस किसने डाली है? मैं नाम लूं फिर अब सबके बारी बारी, देख लो। ये है डिसिप्लिन। फर्क क्या पड़ता है कि इफ यू वियर अ यूनिफॉर्म, यू कम फॉर्मली फॉर टू स्टडी, तो आप कुछ गेन करके जाओगे। अगर आप इस तरह में लेटे हुए ऐसे कर रहे हो, बेटा वो एटीट्यूड, वो उतना वो संकल्प नहीं आ पाएगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं आ पाएगी आप में। ये डिफरेंस है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इट इज़ ऑल वेल, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये गलत बात है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो,
शर्ट ही तो फसानी है ऊपर भी, वैसे भी गलत बात है। सर पहनी तो है। दिखाओ मेरे को, दिखाओ। हाँ आदिराज ने डाली है, और भाई एक नहीं डाली और एक नहीं दिखाई, देख ले तू ही आया सिर्फ। सर मैंने भी डाली। दिखाओ ना, मैं बोल तो रहा हूँ, दिखाओ मेरे को जरा। सर ऑन है क्या वो? अरे अपने आप को पिन करो ना स्क्रीन पे। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अच्छा फिर आते हैं इस पे। ये इसलिए मैं इसको ले रहा हूं क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव भी पक्का आता है बोर्ड में। अच्छा इस बार तो आपको बोर्ड नहीं है, 11th है, लेकिन फिर भी इस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है और बड़े मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इस पे। तो हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, जो कि ये बनाया हमने, और इसकी मीनिंग ही कर रहे हैं हम। और क्या मीनिंग निकला इसका कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing various combinations of buying two goods using limited income या given income, full stop, each combination या उसके आगे ऐड कर दो where in, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम ऋतु भाई मीनिंग ही कर रहे हैं, हम पहले ही टॉपिक में हैं, लेकिन मैं 2 बार तो वैसे रिपीट कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर एक बार कर देता हूं। हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से, और ये ऑर्डिनल स्केल, कार्डिनल ऑर्डिनल भी बताया, सिंपल सा डिफरेंस है। कार्डिनल वो स्केल जिसको विच कैन बी मेजर्ड थ्रू नंबर्स, जिनको हम नंबरों से माप सकते हैं, और ऑर्डिनल वो स्केल जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, कोई गुड बेटर बेस्ट, लो मीडियम हाई, इस तरह की कैटेगरीज में। तो ऑर्डिनल स्केल वो देखो इसमें भी है ना, अच्छा मैं समझाऊंगा, मैं वहां पहुंचे ही नहीं, स्टार्टिंग में ही हम कार्डिनल स्केल डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो आपके आंसर क्या आ रहे थे, 0.23 तो हम लिख रहे थे लेस देन 1 है लेस इलास्टिक। आपका आंसर आ रहा था 1 तो हम लिख रहे थे यूनिट इलास्टिक। अगर आपका आंसर आ रहा था 2, 3, 4 या 1 से बढ़कर या 1.5 तो हम लिख रहे थे मोर इलास्टिक, ऐसे कर रहे थे ना। तो उसमें तो नंबर्स यूज हो रहे थे, वो मार्शल ने डेवलप किया था, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, और उसके कार्डिनल स्केल उसने यूज किया। ये अप्रोच जो है ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने यूज किया है। मॉडर्न का मतलब भी यहाँ से तब भी 100 साल 150 साल पहले की बात कर रखो आप, 100 साल पहले की, बट ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। और इनका स्केल है ऑर्डिनल, जिसमें नंबर को से मेजर करने की बजाय उसको अलग अलग श्रेणियों में मेजर किया जाता है। तो एक टॉपिक तो ये किया कि कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी, आप पढ़ना बुक में समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आपको हमने ये किया, ये इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, तो हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करेंगे। कंज्यूमर की इनकम गिवन है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई उसको दोनों खरीद रहे हैं, एप्पल एंड मैंगो, तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा ना। ऐसा तो नहीं ना हो सकता, कर्व ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो एप्पल भी ज़्यादा ले रहा है, मैंगो भी ज़्यादा ले रहा है, फिर और एप्पल ज़्यादा ले रहा है, फिर और मैंगो ज़्यादा ले रहा है, फिर और ज़्यादा मैंगो ले रहा है, फिर और ज़्यादा एप्पल ले रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इनकम इज गिवन एंड कांस्टेंट। तो वो कर्व को ऐसा ही होना है, नेगेटिव स्लोप। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये हर चीज़ देखना अगले टॉपिक में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज में समझोगे तो ये जो 3 दिन में पढ़ने वाली चीज़ है वो हम 20-25 मिनट में कर लेंगे। तो एक को बढ़ा रहे हैं तो एक को घटा रहे हैं, तो दिस बिकम्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। व्हेन वी ड्रॉ इट बिकम्स इंडिफरेंस कर्व। लेकिन इसकी विशेषता ये है, एक तो नेगेटिवली स्लोप्ड है, एक फीचर ये, दूसरा ये कन्वेक्स होता है, पैराबोलिक होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है, सीधी लाइन नहीं होती, और ऐसा भी नहीं होगा, ये ऐसा होगा, थोड़ा सा पैराबोलिक सा शेप। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर रहे थे, मीनिंग कर रहे थे, और इसी बिहेवियर को हम चार्ट से दिखा दें तो वो बन गया इंडिफरेंस शेड्यूल। कॉम्बिनेशन A B C D, एक्स को हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, वो कम हो रहा है 15 से 8, फिर कितना है, उल्टा पड़ा ही नहीं जाता, 5 3। ठीक है, ये इंडिफरेंस शेड्यूल और ये इंडिफरेंस कर्व। अब इसका मीनिंग और डेफिनेशन करा रहा था मैं इनको, रुतबा फिर चली गई।
आने दो उसको, आने दो, लेट हर कम। पढ़ो बेटा, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अगर आप ढंग से पढ़ गए ना कहीं 2 साल, ना सिविल सर्विसेज के लिए कभी पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, ये 2 सालों में ये 4 बड़े पोर्शन इकोनॉमिक्स के मैंने करा देने हैं। इसके बाद क्या बचा? इंटरनेशनल ट्रेड बचा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स बची, एग्रीकल्चर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स बची, वो कॉमन सेंस वाली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स तैयार होगी सिविल सर्विसेज के लिए। इसलिए मेरे साथ जब भी पढ़ना है, चाहे आप रोज, अब तो खैर ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ता है, तो रुतबा कहाँ गायब होगी है ये, उसका ना नेट कनेक्ट नहीं हो रहा आज, जारी लगी होगी। टाइम कितना है हमारे पास? और है चलो, इसका वीडियो तो है ही है, वीडियो डाल दूंगा मैं इसका। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing various combinations of buying two goods using limited income। एक सीमित इनकम को इस्तेमाल करके 2 वस्तुओं को खरीद पाने की अलग अलग क्षमताओं को, या क्षमताएं बोलेंगे, पॉसिबिलिटीज को, जब हम एक कर्व के द्वारा खरीद पाने की क्षमताएं, तो वो जब हम कर्व के द्वारा दिखाएं, दैट बिकम्स इंडिफरेंस कर्व, where each combination on a given IC gives the same level of satisfaction। वो एक बराबर उपयोगिता है उनकी, उनको सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसा नहीं है कि ए कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, बी कम देता है, और आप ये लॉजिक सोचो ये नीचे को आ रहा है तो ये ज़्यादा हो गए, ऐसा नहीं। इंडिफरेंस का हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे मैं एक मिनट यार, ऐसा हो सकता है कि अगर इनकम हो जाए 200, तो वो ऐसा शिफ्ट कर सकता है। अगर इनकम हो जाए 200, डबल हो गई, तो उसकी खरीद पाने की क्षमताएं अब बढ़ जाएंगी ना, तो कॉम्बिनेशन में ये बन जाएंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ये ऐसे बन जाएंगे। क्योंकि अब वो इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा एप्पल और ज़्यादा मैंगोज खरीद पाएगा, तो ही विल मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। आगे ना ऑर्डिनल स्केल, लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन and higher indifference curve gives higher level of satisfaction। तो कैटेगरीज आ गए ना श्रेणियों में, ये है ऑर्डिनल स्केल। और ऋतिक बड़ी जल्दी आया बेटा आज। अच्छा, अब लेकिन हम कर रहे थे मीनिंग, ये तो आपको याद रखना है, हम आगे प्रॉपर्टीज में कवर कर लेंगे। हम कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। Indifference curve is a graphical presentation showing various combinations of buying two goods using given income or limited income, given income। ठीक, अच्छा, और ये आ गया था इंडिफरेंस शेड्यूल। फिर आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज पे, ये भी मीनिंग पे ही है ना। अब ये टाइम नहीं है, प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी विशेषताएं, उसकी खासियत क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। कितने तो आपको पता ही है। पहला, कि इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। और कभी इसी पे ही क्वेश्चन डाल दे, वाई इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, और डाल दे 2 नंबर या 3 नंबर का, तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा ना, फिर 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स। तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज द इनकम इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट, and if consumer wishes to buy
more of one good, he has to give up. Combination बना लेना उस टाइम, एक बना लेना A, एक बना लेना B, इसको लिख देना commodity X, Y लिख दो, या नाम ही दे देना कोई, मैंगो एप्पल लिख देना। ऐसे करके एक्सप्लेन कराना उस टाइम, अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है ये प्रॉपर्टी। Indifference curve is negatively sloped because income is given, and if consumer wishes to increase, wishes to buy more of commodity X, he has to reduce some amount of commodity Y, so that अच्छा ये क्यों लिख देना कि अगर उसको बढ़ाना तो इसको घटाना, इसको घटाना इसको बढ़ाना, इसलिए जी वो नेगेटिव स्लोप पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज कॉन्वेक्स। नेगेटिव स्लोप तो कई तरह की हो सकती है, सीधी लाइन भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तभी नेगेटिव स्लोप ही होगी। तो नेगेटिव स्लोप तो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी विशेषता है कन्वेक्सिटी टू ओरिजिन। अगर आपका मेमोरी अच्छी है तो आप मुझे बता सकता है कोई कि कन्वेक्स शेप का रीजन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड पुत्र। कौन बोला है? नेहा, वेरी गुड पुत्र। ये हमने पीपीसी में किया था, कॉनकेव शेप पीपीसी, कन्वेक्स शेप पीपीसी। तो कन्वेक्सिटी जब आएगी, जब इस तरह की शेप बनेगी, तो उसका कारण है डिक्रीजिंग एमआरएस। अब डिक्रीजिंग एमआरएस का मतलब था, रुको, अगर संभाल के रखे होंगे ना मैंने पेपर सारे, तो यहीं मिल जाएगा सब कुछ हमें। नहीं, मैं बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक आना है आपको और 2-3 जगह रिपीट होता है। डिक्रीजिंग एमआरएस, और डायग्राम्स की आदत डालो। घर में फ्री टाइम बैठे रहते हो, थोड़ा सा डायग्राम्स का अपना अंदर एप्टीट्यूड पैदा करो। देखो, डिक्रीजिंग एमआरएस का मतलब ये था क्या कि फॉर इंक्रीजिंग एक्स बाय 1 यूनिट, फॉर सक्सेसिव इंक्रीज इन एक्स, हम इसको एक यूनिट ही बढ़ा रहे हैं। देखो 1 2 3 4, लेकिन जो y घट रहा है वो पहले बहुत ज़्यादा घट रहा है, पहले यूनिट के लिए, फिर एक और यूनिट बनाने के लिए थोड़ा कम घट रहा है, फिर थोड़ा और कम घट रहा है। अगर 5वें का बनाओगे तो और कम हो जाएगा। लुक, ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इनकम फ्रॉम वन टू अनदर, तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि एक से शिफ्ट दूसरे पे, वो डिक्रीज कर रहा है। पहले ज़्यादा सेक्रीफाइस, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। ये था मतलब डिक्रीजिंग एमआरएस का। तो इसकी इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, नेगेटिवली स्लोप्ड और कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन। और आपने लिखना है उसमें, अगर आपको यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, यही सिर्फ यही वाला कि वाई, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स शेप्ड पीपीसी, इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व इसमें लिखो सब में साथ में आईसी उसको लिखना है। इसको कहा जाता है बेटा लेबलिंग। अगर आप डायग्राम्स में लेबलिंग नहीं कर रहे हो, अच्छा मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, करके बताऊंगा। ये मैंने कल 12th के लिए यूज किया था, आप मुझे बता सकता है कोई क्या था ये?
डायग्राम तो कुछ भी बनाओ, फिर कुछ भी बना के आ जाओ, लेकिन जैसे हम इसको फर्निश करेंगे, अब शायद कुछ समझ में भी आ जाए। मैं और लिख देता हूं, थोड़ा सा शायद समझ आ जाए। फिर अब आ जाएगा ना समझ। ये टाइम ईयर्स में है, ये ग्रोथ है, या स्टेजेस दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। तो ये डायग्राम्स में आप जब तक लेबलिंग नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं कि मैं क्या दिखा रहा हूं, तो उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना बेटा। वो याद है ना ताजमहल वाला एग्जाम्पल, जो पूछा जाए उसका आंसर देना है, आपको जो आता है वो आंसर नहीं चलेगा ना। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज आ गई मेरे ख्याल से आपको समझ। नेगेटिवली स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है when consumer wants to increase the consumption of या purchase of commodity X, he has to sacrifice or give up some amount of commodity Y. That is why it is. और दूसरा reason, the income of the consumer is given constant, इसलिए वैसा है। Convex shape due to decreasing marginal rate of substitution। और अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाए तो वही जो डायग्राम आपको समझाया ना पहले, ज़्यादा सेक्रीफाइस फिर कम, इस तरह करके बता देना। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टीज में है, हाँ, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर एक्सिस, कि इधर भी टच करे इधर भी टच करे, ऐसा नहीं होता है। ये भी प्रॉपर्टी है, इट हैज टू बी हंग बिटवीन, मतलब ना इधर टच होगा ना इसके साथ, वो अलग से ही दिखना चाहिए, कन्वेक्स शेप। एक प्रॉपर्टी ये है कि इट नेवर टचेस ईदर एक्सिस, ना ही एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस। आप बता सकते हो क्यों, लॉजिक बता सकते हो, किताबों में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोच के बता सकते हो ऐसा क्यों, बता सकता है कोई? नहीं ना दिमाग काम किया। डेफिनेशन में सोचो, डेफिनेशन में क्या था, उसी में आपको क्लू भी मिल सकता है। चलो मैं बताता हूँ, देखो फिर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा तो हम बोल रहे हैं नहीं होता है कि नेवर टचेस एक्सिस, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कॉम्बिनेशन का तो मतलब ये बन गया कि इतने सारे सेब और 0 एप्पल, और फिर भी सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन, मतलब एप्पल खाता ही नहीं वो। बाकी केसेस में तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने ना, इतने सेब इतने एप्पल, इतने सेब इतने एप्पल, और हम ये बोल रहे हैं कि ऑल गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर ये केस में तो एप्पल होना ही नहीं था, मैंगो ही मैंगो होने थे, तो वो सेम लेवल सेटिस्फेक्शन कैसे हो जानी थी? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर एक्सिस। ये किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन आपका दिमाग साथ साथ में चलना चाहिए। ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। फिर इंडिफरेंस कर्व, हाँ, 2 ICs never